किसान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खांसी जुकाम समेत कई बीमारियों के केस भी बढ़ रहे हैं। जोड़ों का दर्द, फ्लू, हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ सांस से जुड़ी समस्याएं भी देखी जा रही हैं। बता दें कि यदि आपने खुद को महफूज नहीं रखा तो न सिर्फ सर्दी खांसी बल्कि इस मौसम में कई तरह की स्किन डिजीज भी होने का खतरा रहता है। इसलिए ये गिरता तापमान और बढ़ता प्रदूषण आपकी त्वचा पर भी दोहरी मार का कारण बन सकता है। बता दें कि तापमान कम होने से त्वचा रूखी और बेजान सी होने लगती है। फिर प्रदूषण भी है जो आपके स्किन को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि बात करें किसान भाइयों की, जिनका सामना कड़ाके की ठंड से भी होता है, उन्हें धूल, धुआं, मिट्टी और पालतू जानवरों से भी एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आज के अंक में हम सर्दियों में होने वाली अन्य समस्याओं के अलावा त्वचा के संक्रमण से होने वाली एलर्जी से संबंधित बहुत सारी बातों को समझेंगे और उनके निवारण के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है ठंड में होने वाले स्किन डिजीज, कारण, लक्षण और उपचार। और इस विषय पर अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं, जो कि हैं 1800-113060 और 1800-113061। आप जब भी इन नंबर्स पर फोन करेंगे, आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने एक छोटा सा काम करना है। जब भी आप अपने प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछे तो उस दौरान अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और साफ आवाज में अपनी समस्या अगर आप हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उनका समाधान जरूर मिलेगा। आइए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में आज दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर पूनम पुरी। आप सफदरजंग अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर हैं। आप भी त्वचीय संक्रमण और चर्म रोग से बचाव पर प्रकाश डालेंगी। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर आनंद मोरे जी। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में त्वचा एवं श्वसन विकार तंत्र के विशेषज्ञ हैं। आपसे भी हम ठंड में होने वाली समस्याओं के अलावा समझेंगे कि कब एलर्जी सांसों की समस्या बन सकती है, इसके कारण और बचाव क्या है। तो आप दोनों का ही स्वागत और हाजिर करते हैं अपना ये कार्यक्रम आप सभी के समक्ष और बातचीत की शुरुआत करें। लेकिन पहले देखते हैं एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। इन दिनों पूरे भारत में सर्दी का सितम जारी है। गिरता तापमान है और प्रदूषण है। ये तीनों मिलकर अपने साथ कई बीमारियों को ला रहा है। बता दें कि तापमान के गिरने से मधुमेह यानी डायबिटीज, गठिया, अस्थमा और हृदय रोग जैसी समस्याएं तो होती ही है। उस पर हवा में नमी की कमी और प्रदूषण, ये सारी चीज मिलकर आपकी त्वचा पर दोहरी मार का भी कारण बनता है। यही कारण है कि मौसम में, खास तौर से ठंड के मौसम में सोराइसिस और कई तरह के चर्म रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रदूषण से शहरी और ग्रामीण दोनों ही जगह चर्म रोग से जुड़े तकरीबन 50% से ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं। अब जरा देखिए ना, ये है हमारी त्वचा। जी हाँ, हमारी स्किन शरीर के सबसे बड़े अंग के रूप में पहचानी जाने वाली ये वही त्वचा है जो न केवल कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है बल्कि शरीर के तापमान को भी बनाए रखती है। जी हाँ, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारी लापरवाही से यही त्वचा एलर्जी का शिकार हो जाती है, जिससे सूजन और खुजलीदार दाने पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे फफोले भी हो जाते हैं। एक सच तो ये भी है कि कुछ त्वचा रोगों में स्कैबीज, दाद और जुएं इतने आम हैं कि खास तौर से ग्रामीण लोग तो इस पर ध्यान ही नहीं देते। बता दें कि लाल चकत्ते, खुजली, एक्जिमा और पित्ती उछलना जहां होते हैं एलर्जी के लक्षण, तो वहीं कुछ एलर्जी से होती है सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी की परेशानी। ठंड के मौसम में शरीर की स्वच्छता का ख्याल रखना, सफाई और हाइजीन पर ध्यान देना।
पर देखा जाता है कि आमतौर पर ठंड में लोग कम स्नान करते हैं, कम नहाते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए ठंड में हर रोज नहाना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन साफ सफाई के लिए हफ्ते में कम से कम 3 बार तो अवश्य नहानी चाहिए, है ना? कि यदि आप 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके सिर की त्वचा की नमी और नेचुरल ऑयल्स को नुकसान पहुंच सकता है। सिर में डैंड्रफ और खुजली की समस्या हो सकती है, और तो और कई बार हेयर फॉल भी बढ़ जाता है, जो महिलाओं के लिए कष्टदायक होता है। बहरहाल, कहीं सर्दियां आपकी त्वचा पर कहर न बरपा दे और फिर आप ऐसा महसूस न करें कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कठोर सर्दी का सामना करने के लिए अपनी त्वचा की सुरक्षा करें और फिर ठंड का आनंद लें। जी हाँ, आनंद, क्योंकि त्वचा आपके आवरण का न केवल एक जटिल संसार होता है, बल्कि प्रेम की परत का आधार भी होता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और सचमुच त्वचा आपके आवरण का जटिल संसार होता है और प्रेम का आधार भी होता है। आइए और हम बातचीत की जो है वो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर रुख करेंगे डॉक्टर पूनम पुरी का। डॉक्टर पूनम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों ने जो है वो दस्तक यहाँ पर दे दी है, और कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों के इस मौसम में ज्यादातर जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स का सामना लोगों को करना पड़ता है। क्या इसका कोई विशेष कारण है कि ऐसे में जो है सर्दी जब भयंकर पड़ती है तो स्किन में रूखापन आ जाना या ड्राइनेस आ जाना, तो इन सब की मार सर्दियों में ही ज्यादा क्यों पड़ती है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो त्वचा है, स्किन, वो सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन है बॉडी का, और इस पर अलग अलग सीज़न का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अब सर्दी चल रही है, हवा में नमी कम है, टेम्परेचर आपने देखा होगा कि परसों दिल्ली में 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो इसका बुरा प्रभाव चमड़ी पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हवा में नमी कम है, हवा खुश्क है, और दूसरा क्या होता है कि हम गर्म पानी से नहाते हैं, उसे भी जो त्वचा में ऑयल्स होते हैं, वो मॉइस्चर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा, हम ब्लोअर्स और हीटर्स का प्रयोग करते हैं, उससे भी त्वचा खुश्क हो जाती है, और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी त्वचा खुश्क हो जाती है। सो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, इससे स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई स्किन से बहुत परेशानियां हो जाती हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर आनंद, आप इसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे कि सर्दियों के इस मौसम के अंदर ही क्यों ज्यादातर लोगों को स्किन की प्रॉब्लम या कहें एलर्जी की प्रॉब्लम, और ज्यादातर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में लोगों को सांस लेने के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत होने लगती है, हैवी ब्रीदिंग का सामना लोग करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है डॉक्टर आनंद? वातावरण में जो ठंड बढ़ जाती है इसके कारण, और जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन के कारण इसका असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, और इस ठंड के कारण यहाँ जो नॉन केसेस है ब्रोंकियल अस्थमा के, उन लोगों में स्पेशली ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे इस प्रकार की सांस की बीमारी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। और इसके साथ साथ जो इस ठंड हवा का जो असर होता है त्वचा पर होता है, जिसमें त्वचा जो है रुक्ष हो जाती है, जहाँ पसीना नहीं निकलता और त्वचा रुक्ष हो जाती है, जिसके कारण ईचिंग या खुजली जैसी बीमारी वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई देती है। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, अगर आप स्किन से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको किसी तरीके की कोई स्किन एलर्जी है या मौसम में बदलाव होने के कारण आपकी स्किन के अंदर किसी तरीके के बदलाव होने लगते हैं, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। 1800-113060 और 61, ये दोनों हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल अपने टीवी के आवाज़ को बंद रखिएगा, खास तौर से उस दौरान जब आप अपने प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हैं। डॉक्टर पूनम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हम आज समझने की कोशिश करें, थोड़ा विस्तार से जो है वो इस विषय के बारे में जानेंगे आप दोनों से ही आज। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कई तरह की जो क्रीम्स हैं वो मार्केट में आती हैं, हम कई तरीके के विज्ञापन जो है वो टेलीविजन पर देखते हैं। जैसी सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं, कई तरीके के क्रीम्स के, लोशंस के एड्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो किस
तरीके के बॉडी मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो हमारे लोगों को जो है वो लगाने चाहिए, खास तौर से जब हम बात करते हैं सर्दी के मौसम की, क्योंकि सर्दी के अंदर जिस तरीके की ड्राइनेस, जिस तरीके का रूखापन, जब हम अपनी स्किन को छूते हैं तो अगर हम स्क्रैच भी हल्का सा लगता है तो एक सफ़ेदपन जो है वो हमारी स्किन पर आ जाता है। तो किस तरीके के मेडिकेटेड, अगर हम बात करें, कैसे मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करने चाहिए लोगों को? देखिए, क्योंकि हवा में नमी कम होती है, स्किन खुश्क हो जाती है, तो हमें उसको मॉइस्चराइज करना है। अब कई तरह के मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में भी, क्रीम्स हैं, लोशन हैं। तो ये बेसिकली 2-3 ग्रुप्स में आते हैं। कुछ इमोलियंट्स होते हैं, कुछ ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं। इमोलियंट क्या होता है कि एक वैसलीन, जैसे आप कहते हैं लिक्विड पैराफिन होता है, पेट्रोलियम जेली होती है। उससे क्या करते हैं, जब हम आप त्वचा पर लगाते हैं तो वो एक लेयर सी फॉर्म कर देती है और जो चमड़ी में इवेपोरेशन को अवॉइड करती है, जो जितना भी मॉइस्चर है चमड़ी में उसको इवेपोरेट होने से अवॉइड करती है। ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अट्रैक्ट करते हैं और हवा जो त्वचा है उसमें मॉइस्चराइज करते हैं। ये अक्सर ग्लिसरीन होता है। इसके अलावा कई मॉइस्चराइजर्स होते हैं। बेसिकली कोकोनट ऑयल जो है, नारियल का तेल है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। इजीली उपलब्ध है, सिंपल टू अप्लाई है, इजीली अवेलेबल है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करना चाहती हूँ कि जब आप नहाकर निकलोगे, जो आपकी त्वचा को पार्शली आप उसको सुखाइए और थोड़ी सी गीली चमड़ी में नारियल का तेल, जैतून का तेल, तिल की तेल की मालिश करिए, ताकि आपकी त्वचा जो है रूखी है वो नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा कुछ मॉइस्चराइजर्स में एलोवेरा होता है, कोकम बटर होता है, डिफरेंट नेम से अवेलेबल हैं। पर बेहतर ये है कि आप त्वचा रोगी विशेषज्ञ से राय लीजिए और इनका यूज़ करिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे डॉक्टर पूनम, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का, जैसे कि अगर हम ऑयल है, अगर इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल बोला, ऑलिव ऑयल बोला, अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमारी त्वचा के अंदर जो मॉइस्चर है जो उसका, वो बरकरार रहेगा। डॉक्टर आनंद, अगर आयुर्वेदा के नज़रिए से अगर हम पूछें तो सर्दियों के मौसम में अपनी त्वचा पर ऐसा क्या लगाएं जिससे कि हमारी त्वचा की जो नमी है वो बनी रहे? जैसे कि डॉक्टर पूनम ने यहाँ पर बताया कि हम नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को नारियल के तेल से भी जो है वो ड्राइनेस आ जाती है, और कई बार देखा जाता है गाँव में लोग पानी के अंदर तेल की कुछ बूंदे डालकर नहाते हैं, जिससे कि उनकी त्वचा में जो है वो मॉइस्चराइज जो है वो उनकी त्वचा बनी रहे, नमी बनी रहे। क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है। मैं आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे बताऊंगा कि त्वचा जो रुक्ष हो जाती है, उस रुक्षता कम करने के लिए हमें अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग मतलब सारे शरीर पर तेल का एप्लीकेशन करना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर पूनम जी ने बताया कि यहाँ नारियल तेल से आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ तिल तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तिल तेल अगर हम रात को सोते समय भी अगर हम सारे शरीर पर हम लगाते हैं तो उससे भी शरीर का स्नेह बढ़ जाता है। सोते समय रात को पात पर वह तेल से अभ्यंग करना चाहिए। उसके कारण भी शरीर में जो खुश्कता होती है या रुक्षता होती है वो भी कम हो जाती है। और नहाने से पहले अगर आप सारे शरीर पर तिल तेल से भी अगर आप अभ्यंग करते हैं, सारे शरीर पर एप्लीकेशन करते हैं इस तेल का, चाहे नारियल तेल हो या तिल तेल हो, हमें शरीर को स्नेहन देना जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो शरीर में जो रुक्षता बढ़ती है वो रुक्षता कम होने में इसकी मदद होती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि देखा गया है कि सर्दी के मौसम में कई लोगों को कई तरह के जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस भी जो है वो हो जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के ऊपर लाल से धब्बे पड़ना या चकत्ते पड़ना, सफ़ेद से चकत्ते पड़ना। तो इसके बारे में डॉक्टर पूनम आप क्या बताना चाहेंगी? ये एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं इनके क्या कारण होते हैं? ये एलर्जी किस वजह से जो है वो लोगों को होती है? कई बार कहा जाता है कि किसी को गर्म कपड़े से जो है वो एलर्जी हो गई, किसी तरीके के सिंथेटिक कपड़े से जो है वो एलर्जी हो गई। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये ओवर सेंसिटिव स्किन का मामला हो सकता है? देखिए, जो चकत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, वो कुछ घंटे रहते हैं, उनमें जलन और खुजली होती है। तो इससे कई कारण हो सकते हैं। नॉर्मली ये एलर्जिक रिएक्शन होता है। कई बार कोई फूड से एलर्जी हो सकती है, गर्मी से, सर्दी से, मौसम के बदलने से हो सकती है, कुछ दवाइयों से हो सकती है।
और कई बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है उनके कारण हो सकती है। क्योंकि हम सर्दी की बीमारियों को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो है जिन लोगों को चकत्ते होते हैं शरीर पर, वो कोल्ड अर्टिक एरिया, ठंड के एक्सपोजर से, सडन मौसम, जैसे आप नहाकर निकलते हैं और आप सडनली अपने आप को एक्सपोज करते हो, तो तापमान डिफरेंस से कोल्ड अर्टिक एरिया हो जाता है। तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से ये रिएक्शंस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको हम एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपकी त्वचा में किसी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है, अगर आप देख रहे हैं कि किसी तरीके के कोई दाग धब्बे आपकी स्किन पर आपको नजर आ रहे हैं, या फिर सर्दी के कारण आपकी त्वचा बेहद ही रूखी हो चुकी है, सूखी हो गई है, बेजान हो गई है, इसके संबंध में आप कोई भी जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 61। जब भी आप इन नंबर्स पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। हम यहाँ पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूनम और डॉक्टर आनंद, और हम दोनों से ही जो है वो इस विषय के संबंध में ज़्यादा जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो देरी ना करें, अपना फ़ोन उठाएं और हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप अपने प्रश्न जो है वो सीधा पूछ सकते हैं स्टूडियो में बैठे हमारे विशेषज्ञों से। डॉक्टर आनंद, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी अब यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोगों को जो है वो सांस लेने में कई तरीके की जो है वो समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या ये भी किसी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या मौसम में बदलाव के कारण ये होता है जिससे लोगों को हैवी ब्रीदिंग होती है, जिसकी सांस लेने में और छोड़ने में जो है वो लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है? यहाँ दो बातें हैं। एक तो मौसम में बदलाव के कारण भी इस प्रकार के जो व्याधि रहती है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा जैसे व्याधि, तो इन ठंड के सीज़न में ये ज़्यादा प्रेसिपिटेट करती है। और दूसरा है एलर्जी। इस हवा में इतना पोल्यूशन है कि इस पोल्यूशन के कारण भी इस प्रकार के जो सांस की बीमारी होती है वो भी ज़्यादा प्रेसिपिटेट करती है। तो ऐसे दोनों कारण है कि जिसके कारण यहाँ पे इस प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसीजेस है, जिसमें ये ब्रोंकियल अस्थमा जैसे है या सर्दी है या जुकाम है, इस प्रकार के व्याधि हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं प्रैक्टिस में। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम जो है वो बातचीत को आगे यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आइए आपको बता दें कि हमारा ईमेल आईडी भी है swasthkisanlive@gmail.com। तो अगर आप अपने प्रश्न हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें प्रश्न जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। swasthkisanlive@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और टोल फ्री नंबर्स लगातार जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं ईमेल आईडी के साथ। तो आप दोनों में से कोई भी विकल्प अपना सकते हैं और हमें अपने प्रश्न जो है वो यहाँ पर भेज सकते हैं। डॉक्टर पूनम, आपसे मैं यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या इस समय ठंड के समय क्या वायु के अंदर कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है लोगों को स्किन का? देखिए, अगर आप कुछ एरियाज़ की बात करो जो बहुत पोल्यूशन है उसमें, तो पोल्यूशन के कारण भी जब फॉग होता है तो पोल्यूटेंट्स और फॉग मिलकर स्मॉग बना देते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो आप एटमॉस्फेयर में देखते हो तो एकदम ग्रे कलर का स्काई है, तो इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। उनके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको इनहेल करके तो ब्रोंकियल अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती हैं। इनके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो त्वचा पर इनका भी बुरा असर पड़ता है। ये बहुत सारे एलर्जिक एक्जिमेटस, डर्मेटाइटिस करते हैं। इसके अलावा फोटो एजिंग, जल्दी एजिंग हो जाती है। बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर भी हो सकता है। यहाँ पर कई बार देखा जाता है डॉक्टर पूनम की लोग अगर जैसे नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ से अगर वो साउथ इंडिया की तरफ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वायु परिवर्तन या कह सकते हैं यहाँ पर के एनवायरनमेंट के चेंज से, एटमॉस्फेयर के चेंज से कई तरीके की समस्याएं स्किन के अंदर जो है वो लोगों को दिखाई देती हैं। जैसे कि हमारे ही कुछ जानने वाले हैं और उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि वो उनके पैर में सफ़ेद रंग के पानी के जो है वो दाने से पड़ने शुरू हो जाते हैं जब वो नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो इसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। कई एरिया में जैसे कहा जाता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर
कंसंट्रेशन ऑफ ये सारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं ज़्यादा है, तो अगर एक पर्सन को एलर्जिक टेंडेंसी है तो वो जब उस जगह पर जाता है तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर आनंद, आपसे भी मैं इस बारे में ज़रूर आगे जाके यहाँ पर पूछना चाहूँगी, यही सेम सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं त्वचा संबंधी रोगों के बारे में। अगर आपकी त्वचा में किसी तरीके की समस्या है, बदलते मौसम के कारण या सर्दी की वजह से आपके स्किन के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com और हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये सवाल किया था कि क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप ट्रैवल करते हैं और इस दौरान अगर आपकी स्किन में किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन होता है तो उसे किस तरीके से देखा जा सकता है। डॉक्टर आनंद, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर इसी तरीके की कोई सफेद रंग के पानी के छाले अगर किसी के पड़ सकते हैं तो इसका पीछे क्या कारण हो सकता है और आयुर्वेद में इसका इलाज जो है वो क्या है? आयुर्वेद में जो बताया है कि मुख्य जो हेतु बताया है कि जिन हेतुओं के कारण इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, तो यहाँ ठंड हवा के कारण इस प्रकार के जो व्याधि उत्पन्न होते हैं, अगर तुरंत दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे हवा में बदल हो जाता है, टेम्परेचर में बदल हो जाता है, जिसका असर त्वचा पर हो जाता है। क्योंकि त्वचा जो ऐसा अवयव है कि जिस पर निश्चित रूप से तुरंत उसका असर हमें दिखाई देता है। तो ऐसे अवस्था में वहाँ पे हमें धीरे धीरे उसे तेल का प्रयोग करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए और उसके माध्यम से उस क्लाइमेट से हमें एक्लिमेटाइज होने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और ईमेल के ज़रिए, जैसे कि हमने आपको कहा था कि आप अपने प्रश्न जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर ईमेल के ज़रिए हमारे पास कुछ प्रश्न आने शुरू भी हो गए हैं। और यहाँ पर हमें रमन कुमार जी मॉडल टाउन से लिखते हैं कि 2021 जनवरी में मेरी बेटी के हाथ पर गर्म घी से घिर जाने से हाथ जल गया था। अब उस जगह पर उजला दाग हो गया है, कभी खुजली है तो कभी वहाँ दाना निकल जाता है। डॉक्टर पूनम, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मनोज कुमार जी, जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी के हाथ पर दाग हो गया था और वो सफ़ेद रंग का है। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब बर्न होता है उसके बाद कई बार पोस्ट इन्फ्लेमेटरी डीपिगमेंटेशन हो जाता है, यानी कि जो दाग है वो चमड़ी से हल्का होता है। तो इसमें आप डॉक्टर की राय लेकर कुछ स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स हैं और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ऑइंटमेंट्स जो होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ट्यूब्स लगाना है और कुछ महीने अगर आप लगाओगे तो वो दाग जो है वो बेटर हो जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। और डॉक्टर आनंद, इसके अंदर कोई देसी नुस्खा जो आप बताना चाहें कि क्या कर सकते हैं इसके लिए? यहाँ पे अगर ये दाग जो है ये सुपरफिशियल है तो वहाँ पे हम कुछ लोकल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो आयुर्वेद तज्ञ है उसके मार्गदर्शन के अंडर वहाँ पे उस प्रकार का नुस्खा हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये डीप है तो वहाँ आयुर्वेद तज्ञ के मार्गदर्शन के हिसाब से वहाँ पे चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन सुपरफिशियल दाग के लिए कुछ घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, दूध हल्दी है, तो
उस हल्दी का प्रयोग हम कर सकते हैं। बिल्कुल, Local हल्दी का application प्रयोग के जो लिए। है वो यहाँ पर अगर आप कोई देसी नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हल्दी का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। और डॉक्टर पूनम, जैसे कि देखा जाता है ज़्यादातर लोगों को सर्दी के मौसम में समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं कि होंठ फटने की या फिर हाथों में जो है वो छाले पड़ जाने की, तो इसका क्या कारण है? ये ऐसी चीज़ें होना, तो उसके पहले हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? जैसे कि कहा जाता है प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जिससे होंठ फटने जैसी समस्या या हाथों में छाले पड़ने जैसी समस्या, ऐसी चीजें सामने ना आए? देखिए, मैंने जैसे आप इन्होंने सबने प्रोग्राम सुना कि हवा में नमी कम होती है, शीत लहर चल रही है, मौसम जो है बहुत ठंडा है, 3 से 4 डिग्री तक हो गए है, तो इससे जो त्वचा है खुश्क हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, हाथ और पाँव में दरारें आ जाती हैं, और इन दरारों को अगर ज़्यादा बढ़ने दिया जाए तो बहुत खुश्की हो जाती है और खून भी निकलने लगता है। तो इसका प्रिवेंशन यही है कि आप अपने आप को ठंड से बचा कर रखो, मॉइस्चराइज करो अपने त्वचा को, नारियल का तेल लगाओ, पेट्रोलियम जेली लगाओ, जुराब और दस्ताने पहनो ताकि शीत लहर जो है आपकी त्वचा को अफेक्ट ना करे। और अगर आपके दरार हो जाते हैं तो फिर आपको मॉइस्चराइजर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और थोड़ी सी ट्यूब्स जिनमें स्टेरॉइड और सैलिसिलिक एसिड होता है कॉम्बिनेशन, जिससे जो त्वचा मोटी है, रूखी है, उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, यहाँ पर अगर हम श्वास संबंधी कुछ जानकारियों के बारे में अगर आपसे बात करना चाहें तो सांस की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जिक है या फिर ये किसी तरीके की कोई बीमारी है, एस्थमा है, ये कैसे पता लगाया जाए कि एलर्जी से ये सांस लेने में दिक्कत आ रही है या किसी तरीके की लंग्स में कोई दिक्कत आ है? इसके बारे में अगर कोई जानना चाहे तो पहले इसके लक्षण क्या है, क्या बताएंगे इसके बारे में? जब मौसम बदलता है तो इस प्रकार के हमें सर्दी जुकाम या फीवर वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो ये यहाँ पे इस प्रकार के अगर पेशेंट ज़्यादा दिखाई देने लगे तो इट इज़ ड्यू टू द एलर्जी। इस एलर्जी के कारण यहाँ पे इस प्रकार के पेशेंट हमें दिखाई दे सकते हैं। और दूसरा जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट, जिसे हम श्वास व्याधि कहते हैं, तो श्वास व्याधि जो है यहाँ पे हमें फैमिली हिस्ट्री मिलेगी और ये इस प्रकार की व्याधि जो है पहले से वहाँ चलती आती रहती है और इन दिनों में ये व्याधि ज़्यादा प्रेसिपिटेट होते हैं इस ठंड माहौल के कारण। तो यहाँ पे एलर्जी के कारण है या इस मौसम के कारण है, ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री लेके वहाँ पे उसके आधार पर ये पहले से है या एलर्जी के कारण है, ये हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको एक बार फिर से बता दें, आप हमारे आज के लाइव स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्किन संबंधी यानी कि त्वचा संबंधित दिक्कतों के बारे में। अगर आपको कोई भी स्किन संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, आपकी त्वचा जो है वो रूखी हो रही है, सूखी पड़ रही है, बेजान है, तो अगर आप इसके संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई दाग धब्बा, आपको कोई भी अलग सी चीज़ अगर आपको अपनी त्वचा पर नजर आ रही है, तो आप इसके संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो swasthkisanlive@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800113060 और 61 हैं। इन नंबर्स पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपका कोई भी शुल्क इसमें नहीं लगेगा। हमारे ईमेल के ज़रिए एक और प्रश्न जो है वो हमें यहाँ पर भेजा है शुभ्रा शर्मा जी ने पटना से, और वो ये लिखती हैं कि मेरी सास की उम्र 65 वर्ष की है, पिछले 1 महीने से बाएं पैर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलर्जी है, सूखी खुजली होती है, कोई एक्जिमा बताता है, आराम नहीं मिलता। डॉक्टर आनंद क्या बताएंगे? अगर सूखी खुजली है तो हो सकता है एक्जिमा ही हो। तो ऐसे अवस्था में वहाँ एक तो डॉक्टर के मार्गदर्शन में वहाँ पे चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन अगर घरेलू नुस्खा करना है तो वहाँ पे आप उसे खुजली ज़्यादा आ रही है तो तिल तेल का वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तिल तेल आप 2 बार लगाइए तो वहाँ पे रुक्षता जो है, रुक्षता कम हो गई तो खुजली अपने आप वहाँ पे कम हो सकती है। और डॉक्टर पूनम, आप इसमें कोई विशेष जानकारियां यहाँ पे जोड़ना चाहेंगी कि अगर एक्जिमा है तो किस तरीके की चीज़ें जो है वो की जा सकती है, क्या बताएंगे? और ये एक्जिमा किस कारण से होता है खासकर? देखिए, 65 साल की उम्र है, त्वचा रूखी है, तो त्वचा रूखी में नॉर्मली एक्जिमा ही हो जाता है। तो इसके में क्या करना है, इनको मॉइस्चराइज करना है। जैसे आपने पहले भी सुना, नारियल का तेल लगा सकते हो, तिल का तेल लगा सकते हो।
जैतून का तेल लगा सकते हो, 2 से 3 बार लगाना है। और इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स होती हैं, वो त्वचा रोग विशेषज्ञ की राय लेकर उनका उपयोग करिए। अगर खुजली होती है तो कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, उनको भी यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक्जिमा कई तरीके का जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। कई बार देखा जाता है कि किसी के कान की जो है वो स्किन पपड़ी की तरह निकल रही है, या उसमें से पानी जो है वो चिपचिपा पानी जो है वो रिस रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये एक्जिमा का क्या कोई खतरनाक स्टेज है? और एक्जिमा किस लेवल की अगर हम बात करें, कौन से लेवल तक जो है वो खतरनाक हो सकता है? क्या ये डैंड्रफ की वजह से भी हो सकता है? डॉक्टर पूनम। देखिए, आपने जैसे बताया एक्जिमा एक ब्रॉड टर्म होता है, मतलब इसको ऑलमोस्ट डर्मेटाइटिस ही कहते हैं। डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होता है। इससे कई कारण होते हैं। कुछ एक्सोजेनस एक्जिमा होता है, कुछ एंडोजेनस एक्जिमा होता है। एक्सोजेनस एक्जिमा मतलब कुछ केमिकल्स जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम हेयर डाई यूज़ करते हैं और हमें हेयर डाई से एलर्जी है, तो हमें फिर छोटे छोटे महीन दाने हो जाते हैं, उनमें पानी आ जाता है, खुजली बहुत होती है। और कुछ केमिकल्स जैसे हैं कि एक मरीज़ है, वो सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, सीमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, उसे एलर्जी है, तो हाथ में उसको दाने हो जाते हैं। जो केमिकल जहाँ पर लगता है उस पे दाने हो जाते हैं। दूसरा टाइप ऑफ एक्जिमा होता है एंडोजेनस एक्जिमा, यानी कि अपनी बॉडी ही कुछ रिएक्शंस करती है और उसके कारण एक्जिमा हो जाता है। इसके कई स्टेजेस होते हैं। अक्यूट स्टेज, जैसे आपने बोला कि दाने हो जाते हैं, उनमें पानी निकलता है। सब अक्यूट स्टेज होता है कि स्केलिंग हो जाती है, पपड़ी सी जम जाती है। और क्रॉनिक स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि चमड़ी जो है वो मोटी हो जाती है। तो एक्जिमा के कई कॉजेस होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, आप इसमें क्या जानकारियां जोड़ना चाहेंगे? आयुर्वेद के संदर्भ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्जिमा क्या है और उसका निवारण जो है वो किस तरीके से आयुर्वेदा के जरिए जो है वो किया जा सकता है? एक्जिमा जैसे अभी पूनम मैडम ने बताया है कि ये इंडोजिनस है और एक्सोजिनस है, तो ये एलर्जिक भी हो सकता है। तो जिस कारण से एलर्जी हो रही है, उस एलर्जी का कारण का हमें त्याग करना चाहिए। तो हो सकता है डैंड्रफ से हो सकता है, या सीमेंट से हो सकता है, या किसी केमिकल के कारण हो सकता है। तो जिस कारण से पहले एक्जिमा हो रहा है, उस कारण का हमें त्याग करना चाहिए। और दूसरा जो है एक्जिमा, हमारे आयुर्वेद के अनुसार ये सारे प्रकार के जो स्किन डिसीज़ है उसमें रक्त की दृष्टि मानी जाती है, जिसमें आहार और विहार का रोल और मानस हेतु, इन तीनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आहार में अगर इस प्रकार के कुछ बदलाव आते हैं, या विरुद्ध आहार का सेवन किया जाता है, जैसे दूध और मछली एक साथ खाना, या फ्रूट सैलेड खाते हैं हम, तो यहाँ पे ये दोनों जो है विरुद्ध गुण के रहते हैं आहार। तो इस प्रकार का आहार अगर हम सेवन करते हैं तो उसके कारण आगे जाके अलग अलग प्रकार के स्किन की डिसीजेस हो सकते हैं। दूसरा मानस हेतु भी है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हेतु है। इन मानस हेतु या स्ट्रेस के कारण भी अलग अलग प्रकार के एक्जिमा हमें दिखाई देते हैं। और विहार है, जैसे हम अगर इस पोल्यूशन या पोल्यूटेड एयर में काम करते हैं, या ये पोल्यूटेंट है, इन पोल्यूटेंट के कारण भी ये एक्सोजिनस एक्जिमा यहाँ पे हो सकता है। तो इसे अगर हमें ठीक करना है, तो जिस कारण से ये एक्जिमा हो रहा है, अगर ये कारण हमने रूल आउट किया तो उस कारण का हम त्याग कर सकते हैं। ये पहला कारण है। और फिर त्वचा रोग तज्ञ के मार्गदर्शन के अंडर हम अगली चिकित्सा हम ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हम फ्रूट सैलेड का भी जो है वो सेवन करते हैं। कई तरीके के फलों को जो है वो मिक्स करके हम जो है वो उसको खाते हैं और ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा जो है वो खाना खाया है। तो क्या कौन कौन से ऐसे फल हैं डॉक्टर आनंद जिनको मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है? क्या बताएंगे? दूध में स्पेशली हमें इस दूध जो है शीत वीर्य का रहता है, लेकिन जो उष्ण वीर्य वाले जो फल है, जैसे पपीता है, या सेब है, या केले है, तो इस प्रकार के किसी भी फल अगर इस दूध के साथ हम खाते हैं, जैसे हम फ्रूट सैलेड कहते हैं, ये आज रूटीनली हम किसी भी पार्टीज़ में या शादी में खाते हैं, लेकिन इस प्रकार का आहार नहीं खाना चाहिए। और दूसरा है जो विरुद्ध गुण वाले, जैसे मैंने कहा अभी दूध और मछली का उदाहरण दिया,
दूध जो है शीत गुण का है, जो मछली रहती है उष्ण वीर्य की रहती है। तो ऐसे भी विरुद्ध गुण वाले द्रव्यों का एक साथ अगर प्रयोग करते हैं तो उसका भी असर शरीर पर हो जाता है, और जिसके कारण रक्त की दुष्टि होती है। और इस रक्त की दुष्टि हो गई तो अलग अलग प्रकार के स्किन डिसीजेस हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तो हमारे आज के लाइव स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्किन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और आप किस तरीके से उनका निवारण कर सकते हैं, उनके कारण क्या हैं और उनका बचाव क्या है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं swasthkisanlive@gmail.com। डॉक्टर पूनम, कई बार देखा जाता है लोग अपनी समस्या लेकर सामने आते हैं, स्किन डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि उनको लाल रंग के तिल जैसे, मोल जैसे शरीर पर जो है वो हो गए हैं, जो थोड़े ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर खून है, और वो समय के साथ साथ थोड़ा बड़ा भी होता जाता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, लाल रंग के छोटे छोटे दाने, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कई बार जैसे जैसे हम एज बढ़ती है तो हमारे ट्रंक में, एब्डोमेन में हो जाते हैं, और वो छोटे छोटे दाने होते हैं। ये उम्र के साथ एक नॉर्मल डेवलपमेंट है, इसे हम सिनाइल हेमेंजियोमास कहते हैं, और इनमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हम मरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि ये पार्ट ऑफ एजिंग है। स्टिल अगर मरीज़ इंसिस्ट करता है इसको हटाने के लिए, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इनको हटा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये छोटे छोटे खून जैसे दिखने वाले जो छोटे दाने होते हैं जो समय के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या ये कुछ खतरनाक है या क्या एज के साथ साथ ही ये बढ़ता है और तभी खत्म हो जाता है? नहीं, ये एज के साथ सीनाइल एजिंग के लक्षण है, इसमें घबराने वाली कुछ बात नहीं है। लेकिन ये कॉस्मेटिक पर्पज से लोग वहाँ थोड़े टेंस हो जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार से हम चिकित्सा कर सकते हैं। एक तो पेट के अंदर शमन औषधि रहते हैं, मेडिसिन के सहायता से वहाँ पे हम उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा जो है पंचकर्म चिकित्सा, हमारे आयुर्वेद में जो बताई है, जो शोधन चिकित्सा, इस शोधन चिकित्सा के माध्यम से वहाँ पे हम कुछ इसका उपचार कर सकते हैं, जिसमें एक रक्त मोक्षण चिकित्सा बताई है, ब्लड लेटिंग। तो इस जो शरीर में दूषित रक्त हुआ है, उस रक्त को हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है, जैसे पूनम मैडम ने कहा है। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम जो है वो इस वक्त चल रहा है, और कई बच्चे भी जो है वो सर्दियों के मौसम में जो है वो जन्म लेते हैं, और माँओं को सबसे ज़्यादा ये रहता है कि कौन से तेल से जो है वो बच्चे की मालिश की जाए, या कौन से तेल से जो उसका मसाज किया जाए, बालों में कौन सा लगाया जाए, उसके बॉडी पे कौन सा लगाया जाए, क्योंकि उन बच्चों की जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? और खासकर जब हम बात करते हैं जो छोटे बच्चों के रोए होते हैं, उनके बारे में भी कई बार कहा जाता है कि आटे की लोई से जो है वो उसके रोए हटा दिए जाए, छोटे छोटे बाल जो है वो हटा दिए जाए। क्या ये किस हद तक जो है वो ठीक है? देखिए, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके स्किन में, हेयर में बहुत चेंजेस आते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। बच्चा जब माँ के पेट पे होता है तो उसके वहाँ पर लेन्यूगे वो हेयर होते हैं, और जैसे वो पैदा होता है तो वो हेयर रिप्लेस होकर, जिसे हम फीटल हेयर कहते हैं, वो वेलस हेयर बन जाते हैं। और जो सर में टर्मिनल जो ब्लैक कलर के हेयर होते हैं, नॉर्मली देखा जाता है कि ये जो नॉर्मल ट्रांजिशंस होते हैं ये ऑटोमेटिकली होते हैं, इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप कहते हो कि बच्चा कि आप कौन सी मालिश करो। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स, बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, पर हम फिर से यही कहेंगे कि जब मालिश करना है, नारियल का तेल भी अच्छा है, ऑलिव ऑयल जिसे हम तिल का तेल कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है। जब माँ मसाज करती है, मालिश करती है, तो बच्चे की सर्कुलेशन भी अच्छी होती है, थोड़ी बॉन्डिंग भी होती है, बच्चे के साथ वो टाइम बिताती है। तो कोई भी तेल का इस्तेमाल करना ठीक है, और ज़रूर मालिश करना चाहिए बच्चे को नहाने से पहले, ताकि उसकी बच्चे की सर्कुलेशन भी हो और
ये वैसे भी हेल्दी डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, आप क्या बताना चाहेंगे आयुर्वेदा के ज़रिए अगर हम बात करें तो आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चे की मालिश जो है, अगर कई बार लोग कहते हैं कि लहसुन का तेल बना लो, उसमें अजवाइन मिला दो, उससे बच्चे की मालिश करो सर्दियों के मौसम में, उससे बच्चे को गर्माहट जो है वो मिलती है। आप इसके अंदर कोई बात अपनी जो है वो विशेष कोई टिप्पणी जोड़ना चाहेंगे? बच्चों का मसाज करना जरूरी है, जैसे हम अभ्यंग कहते हैं, और ये अभ्यंग अलग अलग तेलों से किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में तिल तेल बताया है, या नारियल तेल है, या बादाम तेल है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, उस नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे तेल अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमारे जो नैसर्गिक तेल मिलते हैं उन नैसर्गिक तेल का हम उपयोग कर सकते हैं। मसाज करते समय या अभ्यंग करते समय एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, तेल जो है थोड़ा गुनगुना करना चाहिए। थोड़ा गुनगुना करके अगर हम मसाज करते हैं तो उस मसाज के सहायता से बेबी का जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ता है, और उसे नींद भी अच्छी तरह से आती है, और उसका पोषण भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो अभ्यंग करना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी कार्यक्रम में जो है वो चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ज़्यादा जाए बाद में टिप्स पूछ लेना। बिल्कुल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं स्किन संबंधित परेशानियों के बारे में। अगर बदलते मौसम को देखते हुए अगर आपके भी त्वचा में किसी तरीके का कोई रोग हो जाता है, या आपकी त्वचा रूखी सूखी बेजान हो जाती है, तो किस तरीके के उपचार जो है वो आप कर सकते हैं, आज इसी संदर्भ में जो है वो हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम और डॉक्टर आनंद। ये दोनों ही जो है वो हमें इन विषयों के ऊपर जो विशेष जानकारियां जो है वो प्रदान कर रहे हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800113060 और 61 है। स्वस्थ किसान live@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। अगर आप हमें फोन करना चाहें या ईमेल करना चाहें, कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ईमेल आया है जसवीर सिंह जी का, तिलक नगर दिल्ली से। वो लिखते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का है, उसको बार बार फुंसियां होती रहती हैं, गर्मी और बरसात में ज्यादा होती हैं, और बरसात के मौसम में पूरे शरीर में उसके खुजली होती है। डॉक्टर आनंद, इस पर क्या बताना चाहेंगे, क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? हो सकता है उसे किसी चीज़ के एलर्जी हो, या किसी आहार की एलर्जी हो सकती है, या कपड़े की एलर्जी हो सकती है, उसके कारण इस प्रकार के इन्फेक्शन हो सकता है। या कुछ टाइट कपड़े पहनने से भी वहाँ पे अगर ज़्यादा स्वेटिंग आ जाता है, पसीना आ जाता है, तो उस पसीने के कारण भी वहाँ पे स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे इस प्रकार के छोटे छोटे फुंसे वहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, यहाँ पर आपसे मैं सोरियोसिस के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी हासिल करना चाहूँगी। ये क्या है और इसके क्या कारण होते हैं, किस तरीके से शुरुआत होती है, शुरुआती लक्षण जो है वो इसमें क्या होते हैं? देखिए, सोरियासिस जो है बहुत कॉमन स्किन डिजीज़ है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। यूजुअली देखा जाता है कि इसमें लाल रंग के चकत्ते होते हैं, और वो चकत्तों के ऊपर सिल्वरी वाइट स्केल्स होते हैं, पपड़ी सी जम जाती है। और ये अक्सर देखा जाता है कि सर को इफेक्ट करती है, स्कैल्प पर, नेल्स को इफेक्ट करती है, और एक्सटेंसिव सरफेसेस ऑफ बॉडी, यानी कि दोनों एल्बोस में, नीज पे अक्सर होती है, और पीठ पर भी होती है। इसमें जो दाने होते, इसमें पैचेस हो जाते हैं। पैचेस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और सिवियर केसेस में जॉइंट्स तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं।
तो इसका इलाज है, आपको डॉक्टर से राय लेना चाहिए और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी टाइप की सोरियासिस है, अगर सोरियासिस माइल्ड है तो आपको ट्यूब्स लोशन से क्योर किया जा सकता है, और अगर सोरियासिस एक्सटेंसिव है, 10% से ज़्यादा बॉडी इन्वॉल्व कर रही है, तो आपको गोलियां, कुछ सिस्टमिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल बहुत इफेक्टिव टैबलेट्स हैं और इफेक्टिव इंजेक्शंस हैं, बायोलॉजिकल्स ड्रग्स भी आ गई हैं जो सोरियासिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। लेकिन डॉक्टर पूनम, कई बार जो है वो लोग बहुत सारी दवाइयाँ खाने में और इंजेक्शंस लेने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। उनको ये कहीं ना कहीं डर लगता है कि आगे जाकर लेटर एज में उनको कोई किसी तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए इससे। तो इसके बारे में भी थोड़ा, ये जो भ्रम है, जो मिथ है लोगों के अंदर, इस पर भी मैं चाहूँगी आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अगर माइल्ड सोरियासिस है तो हम ऑइंटमेंट्स, लोशंस और मॉइस्चराइज करके स्किन को ठीक कर सकते हैं, पर अगर एक्सटेंसिव सोरियासिस है, 10% से ज़्यादा बॉडी इन्वॉल्व है, तो हमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और इन दवाइयों के डॉक्टर्स साइड इफ़ेक्ट्स बता देते हैं, पर हम मॉनिटर करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और मॉनिटर करते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं तो हम ऑल्टरनेटिव ड्रग्स दे देते हैं, पर अगर एक्सटेंसिव सोरियासिस है, जैसे कि 80% बॉडी इन्वॉल्व है या 90% बॉडी इन्वॉल्व है, पूरी त्वचा जो है बॉडी की वो लाल हो गई है, उसमें स्केल्स हो गए हैं, तो ये दवाइयाँ खाना ज़रूरी है ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल। और डॉक्टर आनंद, आप इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे कि आयुर्वेदा के अंदर सोरियासिस का क्या इलाज है और कौन से ऐसी स्टेज है जिस पर इसका इलाज जो है वो शुरू हो जाता है, और क्या ये दोबारा से होने के इसके कितने चांसेस रहते हैं? सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो अभी पूनम मैडम ने बताया कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें बहुत सालों तक पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, फिर भी वह बार बार रिलैप्स होती रहती है। और जैसे अगर ये 10% से ज़्यादा अगर शरीर में उसकी व्याप्ति हुई है तो उसका ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी इसमें हम 2-3 प्रकार से हम इसका इलाज करा सकते हैं। जैसे एक अभ्यंतर औषधि दे सकते हैं, पेट में अभ्यंतर औषधि दे के इसके इलाज करा सकते हैं। दूसरा है बाहर से एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में वहाँ पे चाहे घी का प्रयोग कर सकते हैं या तेल का प्रयोग कर सकते हैं या आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर्स का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है, अगर ये सीवियर बीमारी है, पुरानी बीमारी है, तो इसमें हमें पंचकर्म की चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पंचकर्म में हम पेशेंट को 15 दिन या 3 हफ्ते तक वहाँ पे पूरे पंचकर्म चिकित्सा करने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें वमन हो सकता है, विरेचन हो सकता है, बस्ती हो सकता है, नशे और रक्त मोक्षण। इसमें रक्त मोक्षण चिकित्सा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार से इस रक्त की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या किसी तरीके के कोई खान पान में भी बदलाव करने चाहिए डॉक्टर आनंद, कि किसी तरीके का खान पान, आहार जो है वो ग्रहण करना चाहिए कि जिससे कि इस बीमारी से जल्द जो है वो निजात पाई जा सके? इसमें आहार विहार को या खान पान को बहुत ही महत्व है। आहार में हमें यह कटु, अम्ल या लवण रसात्मक, जैसे खट्टी चीज़ें है या नमकीन है या तीखी चीज़ें है, वो कम खानी चाहिए, क्योंकि इसके कारण पित्त का प्रकोप हो जाता है। और ये पित्त जो है ये रक्त की दुष्टि करता है। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये सोरियासिस जो है ये रक्त की बीमारी है। रक्त दूषित होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। तो यह आहार में हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। रात को जागरण नहीं करना चाहिए, दही सेवन नहीं करना चाहिए। दही जो है यह अभिसंधि है, जिसके कारण भी वहाँ पे बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए यहाँ पे। और जो गुरु आहार है, जो स्निग्ध है, ऑयली स्पाइसी आहार है, इस प्रकार का ऑयली स्पाइसी आहार यहाँ पे हमें वर्जित करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, अब जैसे जैसे लोगों के बीच मॉडर्नाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों अब अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। और एजिंग की अगर हम बात करें, बहुत सारी मार्केट के अंदर इस वक्त एंटी एजिंग स्किन क्रीम्स जो है वो उपलब्ध है। हम किसी स्किन क्रीम का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन
कितना ठीक रहता है इन सबको यूज करना, कितना ठीक रहता है कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना? लोग अपनी स्किन के अंदर कई तरीके के इंजेक्शंस जो है वो लेते हैं कि जिससे उनकी स्किन ग्लोइंग रहे, उनकी स्किन टाइट रहे, उनकी स्किन में किसी तरीके की झुर्रियां, दाग, धब्बे, झाइयां ना आए। कितना ठीक रहता है ये? क्योंकि हमारा कार्यक्रम आज इस तरीके का है तो मुझे लगता है कि शायद ये सवाल भी पूछना आपसे बेहतर रहेगा। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि वन शुड एज ग्रेसफुली। Yes. पर कई लोग जो हैं जिनकी कुछ पिगमेंटेशन होता है, झुर्रियाँ ज़्यादा होती हैं, फोटो एजिंग होते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा स्मोकर्स जो हैं वो अपने उम्र से पहले जल्दी उनको एजिंग हो जाती है। कई लोगों के फेस पे ब्लॉचेस होते हैं, कई लोगों के फेस पे उम्र से ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे पास आते हैं कि उनकी फेस को फेशियल रिजुविनेशन करें और कुछ हम ऐसी चीज़ें ट्रीटमेंट दें ताकि उनकी फेस जो है, उनकी स्किन जो है वो अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि लोग अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे केमिकल पील्स होते हैं जिनमें हम क्या होता है कि सुपरफिशियल स्किन जो होती है वो एक्सफोलिएट हो जाती है और फेस पर रेडियंस आ जाती है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बोटॉक्स होता है, फिलर्स होता है, जैसे आंखों के नीचे काफ़ी झुर्रियाँ आ जाती हैं, पफिनेस आ जाती है, तो इसमें भी हम कुछ प्रोसीजर्स होता है, बोटॉक्स होता है, फिलर्स होता है, कई बार गले में बहुत झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डर्मा एब्रेशन भी करते हैं, एक तरह का मशीन से हम स्किन को रगड़ते हैं ताकि उसमें भी स्किन में थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाए और स्किन जो है वो कम ब्लॉची लगे, उसमें पिगमेंटेशन कम हो। तो कुछ प्रोसीजर्स हैं और कुछ मेडिकल इंडिकेशंस हैं जिससे हम ये प्रोसीजर्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, आप क्या बताना चाहेंगे? आयुर्वेदा में क्या किस इस तरीके के कोई तेल जो है वो उपलब्ध है, या किस तरीके का आहार जो है वो खाना चाहिए जिससे कि हमारी जो त्वचा है वो हमेशा निखरी रहे, हमेशा ग्लोइंग रहे, और जो समय के साथ या कहें उम्र के साथ जिस तरीके के जो झाइयाँ आती हैं या जो स्किन एजिंग लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको कम किया जा सके? आयुर्वेद जो एक अष्टांग आयुर्वेद नाम से जाना जाता है, और इस अष्टांग आयुर्वेद में एक रसायन चिकित्सा बताई गई है। इस रसायन चिकित्सा के माध्यम से जो अर्ली एजिंग होती है वो अर्ली एजिंग को हम रोक सकते हैं। तो इस रसायन चिकित्सा का अवलंब अगर हम ठीक से करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। और दूसरा खान पान का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, आयुर्वेद का प्रयोजन जो है, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार परिमोक्षा। जो स्वस्थ है उस स्वस्थ की रक्षा करनी चाहिए, और फिर जो बाद में अगर विकार है या व्याधि हो जाते तो फिर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो स्वस्थ की रक्षा करनी है तो उसके लिए आहार और विहार का इम्पोर्टेंस है। खान पान का बहुत ही महत्व है। खान पान के माध्यम से पहला इस त्वचा का जो उत्पत्ति होती है वो रस धातु के माध्यम से होती है। रस धातु मतलब जो हम आहार सेवन करते हैं उससे पहला आहार रस उत्पन्न होता है, और उस आहार रस धातु के माध्यम से इस त्वचा की उत्पत्ति होती है। तो आहार रस अगर प्राकृत नहीं उत्पन्न हुआ तो उसका असर त्वचा पर हो जाता है, और त्वचा पे अलग अलग प्रकार के हमें विकृतियाँ दिखाई देती है। तो इसके लिए हमारा अग्नि अच्छा चाहिए, और आहार भी हमें अगर ढंग का सेवन करना चाहिए, जिसके माध्यम से प्राकृत आहार रस अगर उत्पन्न होता है तो आगे जाके त्वचा की उत्पत्ति भी आगे प्राकृत हो सकती है। बिल्कुल। और यही आहार से संबंधित डॉक्टर आनंद, मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी। जैसे कि सर्दियों का मौसम आता है या बरसात का मौसम आता है तो लोगों का अंदर से ज़्यादा मन करता है चाय पीने का। तो लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि कई लोगों को चाय से एसिडिटी भी हो जाती है। तो अगर चाय पीने का मन करे लोगों का तो किस तरीके से चाय जो है वो, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डाल सकते हैं जो हमारी त्वचा के लिए भी जो अच्छी हो और मौसम के अनुसार भी उसका लुत्फ उठाया जा सके? इन दिनों में चाय पीना लाजमी है क्योंकि बहुत ठंड रहती है तो लोग चाय पीते हैं, लेकिन इस चाय के कारण वहाँ पे लोगों में एसिडिटी या अम्ल पित्त की बीमारी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन हम अगर घरेलू नुस्खे अगर कुछ यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। और जैसे कि कोविड के दिनों में हमने एक आयुरक्षा चाय या आयुरक्षा किट की उत्पत्ति की थी। उस आयुरक्षा किट में जो हमने एक काढ़ा दिया था, उस काढ़े का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये काढ़ा जो है ये
शरीर का वैदिक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, जी। जिसमें हम आंवला ले सकते हैं, एक दालचीनी ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं। जी। तो इस प्रकार के अगर इनके सहायता से अगर हम चाय का सेवन करते हैं तो यहाँ पे सर्दी जुकाम वाली भी बीमारियाँ जी। होती नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारियां विषय से संबंधित हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल आए थे। कटिहार से मृदुला सिन्हा ने लिखा कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। भोपाल से मनोरंजन सिंह की मां लंबे समय से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? दोस्तों, हम बहुत जल्द अपने विशेषज्ञों के सामने आप सभी की समस्याओं को लेकर जरूर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। हमें मेल करें, हमारा पता है swasthkisanlive@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वहीं दोस्तों, अगला अंक महिलाओं पर विशेष होगा। हम उपस्थित होंगे महिलाओं की कॉमन बीमारी ब्रेस्ट कैंसर और उसके समाधान और उपचार के साथ। तो अगले सप्ताह फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।